हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि दुनिया की खबरें आप तक पहुंचती रहें और ये खास प्रोग्राम है हर फ्राइडे साउथ एशिया यानी भारत के पड़ोसी मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है, उस पर हम चर्चा करते हैं सैयद अली मुश्तबा साहब के साथ। वो एक साउथ एशिया के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज जो हम खबरें डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम अफगानिस्तान से कई खबरें हैं। ऐसा लग रहा है कि तालिबान की हुकूमत अब दुनिया भर में अपने रिश्ते बढ़ा रही है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ टकराव जैसी हालत, डिप्लोमेटिक एक तरह से स्टैंड ऑफ जैसी हालत बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोई बयान दिया और पाकिस्तान से उस पर नाराजगी जताई गई। और बहुत ही सेंसिटिव मामला वो ये कि कश्मीर, भारत कहता कि सब कुछ हल हो चुका, पाकिस्तान कहता डिस्प्यूट बाकी है। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर 007 जिन्हें कहा जा सकता है, बहुत ही लंबा कैरियर है उनका खुफिया महकमों में काम करने का, अजीत डोवाल साहब, वो श्रीलंका में, वहां इलेक्शन बहुत नजदीक है। मालदीव से भी कुछ खबर है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। अफगानिस्तान से खबरों का इंतजार रहता है लोगों को कि अफगानिस्तान में आखिर क्या कुछ हो रहा है। क्या है ताजा खबरें अफगानिस्तान से? जी बहुत शुक्रिया काजमी साहब। पहले मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत्य श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो फिर से तालिबान और एमिरेट, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान की चर्चा शुरू करेंगे। पहले तो खबर को ये है कि जो उनके फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन हैं या फॉरेन अफेयर्स जो देखते हैं, उनका नाम आमिर खान मुत्तकी है। उन्होंने बाकायदा अंकारा जो कैपिटल है टर्की का, वहां उन्होंने एम्बेसी के अंदर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि अभी 6 महीने के बाद, आने वाले 6 महीने के बाद अफगानिस्तान और भी बहुत सारे मुल्कों से जुड़ जाएगा, जहां पे वो अपनी डिप्लोमेटिक मिशन वो खोल लेगा और उनके डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो अफगानिस्तान में खुल जाएंगे, काबुल में खुल जाएंगे। और इन पे बात हो रही है और बात चल रही है। जैसे जैसे खुलते जाएंगे वैसे वैसे हम खबर देते जाएंगे। अभी वो टर्की में जो है उन्होंने कुछ अफगानी भी लोग आए हुए थे जो कि माइग्रेंट थे वहां से, अफगानिस्तान से। कुछ वर्कर्स थे वहां, जो अफगान वर्कर्स हैं वो काम कर रहे थे और मीडिया के लोग थे। उनसे ये आमिर खान मुत्तकी जो है वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो अमेरिका का इंतजार या वेस्टर्न यूरोप के इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वो उनको रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे, वो अपना काम जो है करते जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ये जो टर्की पहुंचे थे आमिर खान मुत्तकी, इससे 1-2 दिन पहले ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वो कैमरून में हुआ था, जो खत्म हो गया। मतलब वो योंडे उनका कैपिटल है कैमरून का, वहां पे 50 से ऊपर इस्लामिक ममालिक जो मेंबर हैं उसके, वो लोग आए थे और वहां पे इनको रिप्रेजेंटेशन मिला था, जो कि सरकार जिनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, तालिबान जिनको कहते हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव आमिर खान मुत्तकी वहां थे और उन्होंने 1-to-1 बहुत सारे हेड ऑफ द स्टेट्स और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात किया और उनसे उन्होंने यही 2 बातें की कि उनके ऊपर जो सैंक्शन ये इस्लामिक ममालिक जो लगाए हुए हैं वो किस लिए लगाए हुए हैं, इसीलिए कि अमेरिका ने कहा है। उनका इंडिपेंडेंस क्या है, उन्होंने उन सैंक्शंस को उनसे अपील किया कि आप खत्म कीजिए और उन्होंने कहा कि आपको हमें रिकॉग्नाइज करने में क्या परेशानी। तो ये 2 बातें उन्होंने, इसका कोई जवाब किसी जगह से मिला नहीं उनको। लेकिन इन्होंने टर्की में जो कॉन्फ्रेंस किया था अंकारा में, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये बातें जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर, ये वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन कंट्री के, उन सारे लोगों से हमने बात। दूसरी बात उन्होंने वही कही कि अब बहुत तेजी के साथ उनके रिश्ते जो है दुनिया के अलग कंट्रीज से बन रहे हैं। उनके तजारत और कारोबार और सारी चीजें जो है वो चल रही हैं और वो इंतजार भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब अमेरिका कब उनको रिकॉग्नाइज करेगी और दुनिया उनको कब रिकॉग्नाइज करेगी।
तो यही पूरा लबोलबाब था आमिर खान मुत्तकी का। ये बड़ी बड़ी खबर है मतलब अफगानिस्तान। पिछले हफ्ते हमने, बल्कि 2 हफ्ते पहले डिस्कस किया था, यूएई में, दुबई में उनका बाकायदा एक एम्बेसी खुली है या वीजा फैसिलिटेशन सेंटर खुला है। तो वो एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टूरिज्म भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से आने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। एमिरेट्स की फ्लाइट की शुरुआत की भी कोई बात हो रही थी काबुल से। अच्छा, अभी ये जो मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहे हैं, ये तुर्की, देखिए तुर्की का एक बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता दूं। जब ये तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद बात चल रही थी, तुर्की काबुल एयरपोर्ट ऑपरेट करना चाहता था, यानी वो एक तरह से वो अपने हाथ में लेकर के काम चलाना चाहता था। कहीं कहीं ये समझा जा रहा था कि शायद अमेरिका के इशारे पर वो उसको कंट्रोल करेगा, और चूंकि इमिग्रेशन वाला मामला होता है, दूसरे मुल्कों में जाने आने का रास्ता एयरपोर्ट से ही चलता है, तो उस पर कोई, लेकिन उसके बाद तुर्की को वो एयरपोर्ट मिलने की खबर कभी नहीं आई। तो इसलिए तुर्की बहरहाल कहीं ना कहीं तालिबान की सरकार से जुड़ा हुआ है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर को, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर को अगर अपने यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी है और अंकारा में तालिबान के नुमाइंदों को वो जगह दे रहे हैं, तो ये एक बहरहाल बड़ी बात है। उसके अलावा और क्या कुछ है? सेंट्रल एशियन मुल्कों के बारे में भी कुछ बताया उन्होंने। जी, आमिर खान मुत्तकी के हवाले से 2 बातें और मैं आपको बता दूं। एक तो अंकारा में जो अफगानिस्तान का जो एम्बेसी है, वहां उन्होंने बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और वहां पे हमें जैसा यहां से लग रहा है कि अब वो तालिबान के जो नुमाइंदे हैं वो वहां से काम कर रहे हैं, और जो अशरफ गनी और उनसे पहले के जो लोग थे उनको उनसे हटा दिया है। तो मुझे इमीडिएटली लग रहा है कि टर्की जो है वो एम्बेसी तालिबान के लिए खोल देगा, जैसे अभी यूएई ने खोला या चाइना ने खोला, या बात ईरान की है, पाकिस्तान की है और अफगानिस्तान वहां से। और उसके साथ इन्होंने कहा कि हमारी जो एम्बेसियां हैं वो सारे के सारे सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इनमें हमारी एम्बेसियां चल रही हैं, और उनकी एम्बेसियां यहाँ चल रही हैं हमारे यहाँ मतलब अफगानिस्तान में। तो वो खित्ता जो है वो जुड़ गया है अफगानिस्तान से, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिनको कहते हैं। तो ये उन्होंने अपने अचीवमेंट गिनाए कि ये मुल्क जो है, इन्होंने ना तस्लीम करने के बाद भी मतलब हमें एम्बेसी को चालू कर दिया है वहां भी और यहाँ भी। तो ये उनका कहना था कि 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं जहां से उनसे एम्बेसी का रिश्ता जो है वो कायम हो जाएगा, और जैसे जैसे खुलता रहेगा, जो मुझे समझ में आता है बिटवीन द लाइंस, कि अब जो दूसरी एम्बेसी खुलने वाली है वो टर्की की खुलने वाली है। वो यहाँ काबुल में भी खुलेगी और वहां अंकारा में भी खुलेगी, जहाँ पे मतलब आमिर खान मुत्तकी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो ये जो खबर है ये एक पॉजिटिव खबर है तालिबान के हवाले से, कि वो अपनी जो पहुंच है वो अब दुनिया पे जो है एक्सपैंड कर रहे हैं। वो जो उनके नियरेस्ट ममालिक है, सेंट्रल एशियन ममालिक, उनसे तो कनेक्ट हो ही गए हैं, पाकिस्तान से भी कनेक्ट हो गए, ईरान से भी कनेक्ट हो गए। तो ये खबर बड़ी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना, वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है वो अपना काम हम कर रहे हैं, दुनिया को जो कर रहे हैं करते रहे। वो ये उन्होंने पहले भी कह दिया। जी, वो मुझे याद है अशरफ गनी जब 15 अगस्त को भागे थे 2019 को, तब वो पहले तुर्कमेनिस्तान में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। तो ये एक ताल्लुक है, पड़ोसी मुल्क भी है। अच्छा, काबुल में धमाके की खबर क्या है? वहां काफी दिन के बाद ऐसा कोई वाकया हुआ है। जी हाँ, ये एक चौंका देने वाली बात है कि काबुल में एक धमाका हुआ जिसमें 6 लोग जो है वो मर गए। उसमें 2-3 लोग जो है वो सिविलियन वगैरह थे, और जो ये खुदकश हमला हुआ है, ये किसी ने बॉम्ब नहीं फेंका है, बल्कि किसी ने जो है वो आत्मघाती जिसको कहते हैं हमला किया, डिटोनेट किया है बॉम्ब से, अपने आप को ही मार लिया और जो बाकी लोग हैं उनको मार दिया। ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ISIS और जो दाइश जिसको कहते हैं उसने ले ली है कि ये काम हमने किया है। और उन्होंने कहा कि ये तालिबान जो है हमें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से हमने उनके मुखालिफत में ये किया है। तो अब जो है अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और वेस्टर्न ममालिक ये शोर मचा रहे हैं
कि अभी तक जो है वो अलकायदा और आईएसआई का जो जो अफगानिस्तान में पकड़ है वो खत्म नहीं हुआ है, और मतलब अफगानिस्तान में ये लोग अभी भी शरण ले रहे हैं, इसीलिए वहां ये मतलब टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही है। तो इसमें जो है सबकुतुल्लाह मुजाहिद ने इसको रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उन्होंने कहा कि आईएसआईएस जो है वो पंजशीर में जो है वो सक्रिय है, और वहां उन्होंने जो है कुछ गोडाउन और कुछ आर्म्स और ये सब चीजें वो बनाई हुई हैं, और वहां से वो जो है मतलब अफगानिस्तान के ऊपर और काबुल के ऊपर जो है वो इस तरह के हमले कर रहे हैं, और हम लोग उनको उनको हम लोग अवेयर हो गए हैं कि वहां पे ये एक्टिविटी हो रही है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग जो है वो कार्रवाई करेंगे और उनको हम कंट्रोल करेंगे। और उनका ये कहना है कि हम टेररिज्म हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, खासकर आईएसआई का और अलकायदा का, क्योंकि उनसे हमारा डायरेक्ट क्लैश है, हम तो उनको कभी पनपने नहीं देंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जो मुख्तसर बात यह है कि अभी भी टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, जिसकी 2021 से लेकर के अभी तक ये लोग कह रहे थे कि हमने टेररिज्म पे कब्जा कर लिया है या उस पे हमने कंट्रोल कर लिया है। तो ये खबर है जी। अच्छा, इसमें एक चीज याद दिलाने की है। असल में जब पूरा विश्व सर्कल समझ में आने लगे, अमेरिका ने पहले तालिबान की सरकार गिराई, फिर तालिबान की सरकार बनाई, तो ये एक सर्कल है जो अमेरिका अपने तरीके से चलाना चाहता है। और तालिबान के आने से पहले जब तक अशरफ गनी की हुकूमत थी, उस जमाने में रूस ने कई बार बताया था कि अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को लाया जा रहा है, और ये शक जाहिर किया था कि सीरिया से, इदलिब से जो दाइश के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, वहां से लाया जा रहा है अफगानिस्तान। तो ये मर्सनरी फोर्स के तौर पर किराए पर चले जाते हैं। मुझे याद है अजरबैजान में भी इस्तेमाल हुए थे वो लोग, तुर्की लेके गया था। तो ये अमेरिका ने अपने तरीके से जिस इलाके में वो गड़बड़ कराना चाहता है, वो अपनी फौज नहीं भेजना चाहता, तो वो उस तरह से इनको भेज देता। और ऐसे कई सबूत सीरिया और इराक में तो बहुत खुल करके सामने आए थे। अच्छा, अब चलना चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में क्या कुछ है। ये एक खामोशी थी, वहां भी सरकार बदली, यहाँ भी सरकार इलेक्शन के बाद तीसरी बार मोदी जी आए, ये अब अचानक कैसे फ्लेयर अप हो गया, क्या हो गया? जी, ये सबसे अहम खबर है साउथ एशिया का, क्योंकि साउथ एशिया में जो दो मुल्क हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है, और सारा जो फोकस होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो इंडिया में नोटिस किया जाता है, और जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में नोटिस किया जाता है। तो जो सेंटर है ऑफ ग्रेविटी इन साउथ एशिया वो इंडिया और पाकिस्तान है, ये तो बिल्कुल मतलब अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। अब खबर पे आ जाइए। वो खबर ये है कि अभी सिकरी साहब हैं, वो राजीव सिकरी उनका शायद नाम है, वो एम्बेसडर रह चुके हैं, काफी दानिश्वर आदमी है, और वो इंडिया के मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट हैं, और अखबारों वगैरह में उनके मतलब आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं और सब लोग उनको फॉलो करते हैं। उनकी एक नई किताब आई है जिसका इनॉग्रेशन जो है वहां दिल्ली में हो रहा था, उसमें जयशंकर साहब पहुंचे हुए थे एज ए गेस्ट, और उनकी स्पीच थी। तो किताब के ऊपर, इसके ऊपर तो उन्होंने बात की होगी और एक, लेकिन जो खास खबर उनकी है जो कि मीडिया ने बहुत ही प्रोमिनेंटली उसको शाया किया था, वो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के ऊपर। उनसे कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप तो 2016 से फ्रीज है। 2016 में जब पठानकोट हुआ था, फिर उरी हुआ था, और उसके बाद वो टेररिज्म का जो एक्टिविटी हुआ है उसके बाद से सारा डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटी है वो बंद है। और ये कब खुलेगा, कब ये मतलब फिर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं और जो भी कुछ तजारत है और बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज नेबरिंग कंट्री है वो, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो है, लेकिन मतलब ये है कि पीस और कोऑपरेशन भी होना चाहिए। तो उसके ऊपर बहुत ही मतलब कड़ा बयान जो है वो हमारे जयशंकर साहब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि बात क्या करनी है, कश्मीर का मसला तो खत्म हो चुका, आर्टिकल 70 डन। उनका कहना है कि आर्टिकल 70 जो हमने हटा दिया, आर्टिकल 370
370 जी, 370 इज डन। तो अब तो कश्मीर हमारा हो गया। अब पाकिस्तान से क्या बात करें हम, और बात करें तो वो आए हमारे पास कि हम बात करेंगे आपसे, हम क्या बात करेंगे। दूसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि अन एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग। कांग्रेस के जमाने में ये पॉलिसी थी इंडिया और पाकिस्तान की कि भले ही वो मसले को सॉल्व करें या ना करें, लेकिन एक डायलॉग जो है वो चल रहा था। मतलब इंडिया से जो है फॉरेन सेक्रेटरी के लोग जो है वो जा रहे थे पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग आ रहे थे, कुछ बातें हो रही थी, कुछ पेपर एक्सचेंज हो रहे थे। मतलब एक मोमेंटम बन रहा था कि इस पे जो है कुछ बात होगी, ये होगी, और बहुत सारे मसले सॉल्व भी हुए हैं ऐसे इसमें। और इसमें जो है जो बड़े बड़े दिग्गज जो फॉरेन ऑफिस में थे, मनीशंकर अय्यर और अभी जिनका नटवर सिंह, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं जो कि इंडिया फॉरेन ऑफिस को संभाले हुए थे। तो इन लोगों की ये पॉलिसी थी कि मतलब कुछ भी हो, डायलॉग चलता रहे, बातचीत होती रहे, पेपर एक्सचेंज होता रहे। जयशंकर ने बड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया है और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर अनइंटरप्टेड डायलॉग नहीं होंगे। द इरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर। तो ये बयान जो है इन्होंने जयशंकर साहब ने कहे, और दो बयान और उन्होंने दिए। उन्होंने इसी हवाले में ये कहा कि जो अभी बांग्लादेश में हुआ है तो उसके लिए इंडिया जो है फिर भी जो कुछ हो गया है, इंडिया उनसे फिर भी पैचअप कर सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है, उनको रिकैलिब्रेट कर सकती है, फिर से उनसे ताल्लुकात बढ़ा सकती है, उनसे बातचीत कर सकती है। और सेम चीज मालदीव में भी कर सकती है। मालदीव में भी जो है एंटी इंडिया मतलब का स्लोगन लेकर के वो लोग आए थे, अभी जो मोइजुर साहब हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो है वी आर नॉट गोइंग टू टॉक, और जब तक पाकिस्तान नहीं आएगा हमसे बोलने के लिए कि आप हमसे बात कीजिए, हम बात नहीं करें। तो मुझे लगता है कि ये जो मोदी सरकार 30 है, ये तो अभी इसी साल आई है, अभी 4 साल या 5 साल और है, तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी अनटिल अनलेस कि कोई बड़ा डायनामिक चेंज हो जाए, अमेरिका बीच में आ जाए और चाइना बीच में आ जाए और कुछ मध्यस्थता करे, कुछ बातचीत करे कि साहब कश्मीर तो है ही है, और चीजों पे आप बात करें, और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन आया है बड़ा स्विफ्ट आया है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इसहाक डार, उन्होंने भी बयान दिए, और जो मेन ऑफिशियल बयान दिया है वो जहरा बलोच करके है, फातिमा जहरा बलोच, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक्समैन है और वो फॉरेन ऑफिस में काम करती हैं। उनका बहुत ही सख्त रवैया है। उनका कहना है कि कश्मीर जो है दैट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट। वो पहले था, अभी है, और जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक वो रहेगा। एक कंट्री जो है उसको डिनाई नहीं कर सकती है। खुद सेल्फ कह दिया कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया हमने तो कश्मीर डिस्प्यूट खत्म हो गया। ये नहीं है, क्योंकि 78 ईयर्स से इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर पे डायलॉग कर रहे हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हुए हैं जिसपे इंडिया पाकिस्तान जो है वो बातचीत की है। एक पूरा रिकॉर्ड है, यूनाइटेड नेशन में है, बाकायदा फॉरेन ऑफिस में इंडिया के है, पाकिस्तान में है कि किसने क्या बात की, पूरी लंबी कहानी है। एक दिन जो है आप कह देंगे कि आर्टिकल 370 हमने बंद कर दिया तो कश्मीर डिस्प्यूट खत्म हो गया। तो ये रिएक्शन उन्होंने दिया है। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया मतलब ये समझती है कि हम मतलब फोर्सफुली या बाय फोर्स हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। ये बड़ा डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने वो जवाब दिया है कि अगर इंडिया जो है मतलब अगर ये समझती है कि हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया तो अब कश्मीर डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये वहां के पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से आया है, और उनका फिर भी कहना यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ इंगेज करे और जितने मसले हैं इंक्लूडिंग कश्मीर पे वो बात करे। तो ये बड़ी एक धमाकेखेज खबर है, लेकिन जो हमारे समझ में ये आती है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहती। जो अभी वो मोदी, असल में मोदी सरकार या बीजेपी आरएसएस का जो मामला है वो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ उसे कुछ भी मिले उसको बहुत अच्छी तरह से बुलाना चाहती है। अभी 2 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं जिसमें कश्मीर भी शामिल है। इस वक्त इन्होंने ये बयान देकर के क्या इलेक्शन में कोई फायदा उठाना चाहते हैं?
वैसे एक आम उसूल है जो बड़ी ताकतें, अमेरिका जैसे मुल्क, कि वो पड़ोसी मुल्कों के बीच में ताल्लुकात अच्छे नहीं देखना चाहते, इसलिए कि किसी ना किसी तरह से हम पर डिपेंड रहें, और पड़ोस में जब रिश्ते बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा, तो इनको बहुत सी चीजें एक दूसरे से सस्ती मिलेंगी, लेकिन उनके अपने ग्राहक नहीं होंगे, तो इसलिए वो झगड़ा फसाद, हथियार भी बिकता है, माल भी बिकता है। ये एक अजीब सूरत हाल है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हुआ, ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की सरकार को अभी भी स्टेबल सरकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि इमरान खान जेल में है, उनकी वापसी के लिए भी अमेरिका कोशिश कर रहा है, अमेरिका का नुमाइंदा वहां आता है जेल में मिलने के लिए। तो क्या कुछ, अगर इसे ये समझा जाए कि ये अमेरिका बहादुर जो है वो यहाँ कुछ और कुछ गुल खिलाना चाहता है, क्या कुछ है, क्या हो सकता है इसकी वजह? नहीं, देखिए, इसकी वजह जो आपने बताई है वो बिल्कुल सही है कि कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, और कश्मीर के इलेक्शन को जो है ये स्टेटमेंट दे करके ये भड़काऊ स्टेटमेंट है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, कश्मीर का मतलब एक इंडिया पाकिस्तान हो गया, और एंटी पाकिस्तान जो भी चीजें आप बोलेंगे वो बिकेगी इंडिया में। हाँ। तो अब अमेरिका का मैटर जो है इसमें नहीं है, वो अमेरिका का मैटर जो है वो तब आएगा जबकि बैक चैनल डिप्लोमेसी होगी। अमेरिकन जो वहां के खुफिया एजेंसी हैं या उनके लोग हैं वो इंडिया भी आएंगे, पाकिस्तान भी आएंगे, दोनों को मनाएंगे, कहेंगे कि आइए आके बैठिए आप। तो वो तो एक अलग खबर है। जयशंकर का जो स्टेटमेंट है उसको मैं सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन से देखता हूं। अब ये कहां तक बीजेपी को फायदा करेगा कश्मीर में के इलेक्शन में, क्योंकि बीजेपी की कोई सुतून नहीं है, कोई अपनी पकड़ नहीं है कश्मीरी इलेक्शन में। तो ये तो कश्मीर से बाहर के जो एरिया है वहां पे वो कंसोलिडेट कर सकते हैं अपनी पकड़। कश्मीर में तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो कितनी सीट, हालांकि कश्मीर के इलेक्शन पे 1 मिनट ये भी बात कर लें कि शायद बीजेपी ने अपनी तरफ से 22 या 23 कैंडिडेट खड़े किए हैं अपनी पार्टी से। अब उनका क्या असर होगा वो तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा, लेकिन ये जो कश्मीर सेंट्रिक जो बयान है वो कश्मीर के इलेक्शन से ही इसको देख सकते हैं जोड़। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आम लोगों के लिए ये बड़ी मुश्किल बात होती है कि इशारा कहीं और मकसद कुछ और, तो ये बहुत ही अजीब होता है लोगों को समझने के लिए। अच्छा, श्रीलंका आपसे बहुत नजदीक है, आप चेन्नई में बैठे हैं। श्रीलंका में हवा भी तेज चलती है, तो चेन्नई में उसका असर बहरहाल होता है और नजर आता है। मुझे याद है जब IPKF इंडिया की फौज गई हुई थी राजीव गांधी के जमाने में, तो मैं अक्सर श्रीलंका को कवर करने के लिए चेन्नई आता था, बहुत सी चीजें समझने के लिए। तो चेन्नई में बहुत कुछ है, श्रीलंका का नजदीक होने की फील आपको ज्यादा महसूस हो सकती है। ये अजीत डोवल साहब हमारे NSA श्रीलंका क्या करने गए, क्या कुछ है, क्या एजेंडा क्या था? देखिए, अजीत डोभाल तो पिछले हफ्ते गए थे, अभी तो वो बोर्नी में गए हुए हैं मोदी साहब के साथ। एक तरफ वो जयशंकर हैं, दूसरी तरफ जो है वो अजीत डोभाल है, बीच में मोदी साहब हैं। तो ये तो पूरी इंडिया की डेलीगेशन जो है वो बोर्नी गई हुई थी, ब्रुनाई, और उसके बाद जो है सिंगापुर गए, अब तो लौट के आ भी गए होंगे, तो वो अलग खबर है, हमारे इससे नहीं है। इससे पहले अजीत डोभाल जो है वो श्रीलंका गए थे, ये तो बिल्कुल आम खबर है। तो इससे पहले अजीत डोभाल से पहले कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ता पहले जो है वो जयशंकर गए हुए थे श्रीलंका, और इनका जो है दोनों का एजेंडा एक ही था कि वहां के जो इलेक्शन 23 सितंबर को ड्यू है, उस दिन वहां पोलिंग होने वाली है, और प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शन होगा, और श्रीलंका जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो प्रेसिडेंट होगा श्रीलंका का वो श्रीलंका को लीड करेगा, ही विल बी द मतलब लीडर ऑफ द कंट्री। तो अब ये दोनों जो हमारे पहले जयशंकर गए थे, अब डोभाल गए थे, इनका मिशन यही था कि वहां पे जो टॉप कंटेस्टेंट हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए उनसे मिले, उनसे बातचीत किया, उनका मतलब फील लिया, और उनसे हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते बहाल करने के लिए जब वो अगर जीत जाएंगे तो इसका उन्होंने मतलब एक चर्चा की होगी जो कि तो अब आ जाइए कि क्योंकि अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है श्रीलंका में,
हमारा अगला प्रोग्राम के बाद जो है वहां इलेक्शन ड्यू है। तो वहां 4 बड़े खिलाड़ी हैं जो कि प्रेसिडेंट रेस में हैं और चारों दावेदार हैं कि उसमें से कोई भी जो है प्रेसिडेंट बन सकता है। वो तो जनता डिसाइड करेगी बैलेट बॉक्स से जब वोट गिरेंगे। तो पहले जो प्रो इंडिया कैंडिडेट है वो जो अभी प्रेसिडेंट है, ये एडहॉक प्रेसिडेंट है। ये जब से वहां श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी गोटाबाया राजपक्षे के, तो वहां से जो है वो चले गए थे। उसके बाद ये रनिल विक्रमसिंघे आ गए। तो इनको प्रो इंडिया कहते हैं वहां पे लोग, कि ये जैसे हसीना वाजिद है उसी तरह की कोई मतलब शख्सियत वहां पर है, और जो इंडिया करेगी वो ये कहेंगे। लेकिन इस पे कुछ डिस्प्यूट भी है। इन्होंने जो है कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जो कि एंटी इंडिया थे, जो कि हबन टोटा पोर्ट को जो है 2019 में रनिल विक्रमसिंघे जब थे, उन्होंने चाइना को 99 ईयर्स लीज पे दे दिया था, जिसपे इंडिया जो है मतलब नाखुश थी कि ये तो नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारी चीजें रनिल विक्रमसिंघे ने की है जिससे ये मालूम होता है कि वो प्रो इंडिया है। तो अब अभी जो मैं चेन्नई से आप जो बोल रहे हैं, तो चेन्नई में हवा जो है वो तो आती रहती है श्रीलंका से। तो ये खबर आ रही है वहां से कि रनिल विक्रमसिंघे फिर से इलेक्शन नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो तो एडहॉक प्रेसिडेंट है, उन्हें अब फेस करना पड़ेगा इलेक्टोरेट, और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के खड़े हो रहे हैं, उनको पार्टी की बैकिंग नहीं है। तो ये जो रनिल विक्रमसिंघे है ये अब हफ्ते 2 हफ्ते के मेहमान है, ऐसा मेरा समझ है, अनटिल की कोई चेंज हो जाए या क्या हो जाए। दूसरे जो प्रोबेबल कैंडिडेट है जिसके बारे में काफी चेन्नई में चर्चा है कि अब अगले प्रेसिडेंट वही होंगे, उनका नाम है अनुरा दिशानायके। उनकी अपनी पार्टी जो है वो एनएसएस है उनकी पार्टी का नाम, और वो वहां की जो सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है उसका नाम है जेवीपी, जनवादी मुक्ति परमुना उनकी पार्टी है, जो कि एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है और प्रो बुद्धिस्ट है। और वो पार्टी की बहुत बड़ा काडर है, और जो जुल्म हो रहा है तमिल के ऊपर या इंडियन जो तमिल लोग हैं, वो ज्यादातर उसमें जो है वो जेवीपी पार्टी के लोग होते हैं, और वो लोग जाकर करके वायलेंस वगैरह करते हैं। तो उनके बारे में मशहूर यही है कि वो प्रो चाइना, जो अनुरा दिशानायके। तीसरे कैंडिडेट जो है, जो उनका नाम है प्रेमदासा, सजीत प्रेमदासा, संजीत नहीं, सजीत प्रेमदासा है। ये बेटे हैं, उनके फादर जो थे राजीव गांधी के टाइम में वो लक्ष्मण प्रेमदासा थे, उन्हीं के बेटे हैं। अब उनका भी किस्सा ये है कि वो प्रो इंडिया नहीं है, क्योंकि उनके फादर को इंडिया ने श्रीलंका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनको हरवा दिया था, ऐसा कहना है। और जो महिंद राजपक्षे थे उनको इंडिया ने जो है फिर ये कि चुनवा दिया था। और इसके लिए ऑन द रिकॉर्ड है जो प्रेमदासा सीनियर थे कि उन्होंने ऑफिस में अपने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया जो है वो हमारे इलेक्शन से, श्रीलंका के इलेक्शन से खिलवाड़ कर रही है और हमको हराने की कोशिश कर रही है। और बाकी जब नतीजे आए तो ये सामने आ गया कि वो हार गए और महिंद पक्षा जो है जीत गए। अब महिंद पक्षा जो है वो जीते थे तो इंडिया के इशारों पर या जो भी कुछ है, लेकिन आगे जा करके वो एंटी इंडिया तो नहीं हुए बल्कि प्रो चाइना हो गए। और वो प्रो चाइना इसलिए हुए कि महिंद राजपक्षे के टाइम में जो एलटीटी का जो वॉर चल रहा था वो श्रीलंका ने जीता, श्रीलंका आर्मी ने। और श्रीलंका आर्मी ने इसलिए जीता कि उनको चाइना ने एयर कवर दे दिया, एयरफोर्स की सहायता दे दिया, और एयरफोर्स से वो बॉम्बिंग कर रहे थे एलटीटी के एरिया में। तो जो जीत हुई है श्रीलंका की वो जमीनी जीत नहीं हुई थी, इसलिए कि एलटीटी के पास एयरफोर्स था ही नहीं था, और वो ऊपर से बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे। और ये पूरा सपोर्ट जो आपके एलटीटी को मिले या श्रीलंका गवर्नमेंट को मिला वो चाइना से। अब जो चौथे कैंडिडेट हैं वो महिंद राजपक्षे के बेटे हैं, उनका नाम है नलन राजपक्षे, और ये है भतीजे हैं जो गोटाबाया राजपक्षे के भतीजे हैं, और इनके बाप भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं ये अपनी किस्मत आजमाएंगे 23 तारीख के इलेक्शन में। और इसमें जो है ये 3 कैंडिडेट जो आपको मैं बताया कि रनिल विक्रमसिंघे का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काम तमाम हो चुका है। अब इसमें कौन आएगा ये इंतजार कीजिए 23 तारीख को, और इंडिया किसको
मतलब किसके ऊपर हाथ रखेगी ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अनुरा दिशा नायके जो है वो इंडिया के कब्जे वाले बंदे नहीं है, और प्रेमदासा को वो देखेगी, या मतलब जो और तीसरे कैंडिडेट हैं रणनील विक्रमसिंघे। तो अब देखिए कि क्या मतलब, क्योंकि आपको ये भी मालूम है ना कि श्रीलंका इलेक्शन, बांग्लादेश इलेक्शन, इवन नेपाल इलेक्शन इंडिया का कैंडिडेट जीतता हुआ, जिस पर इंडिया हाथ रख देगी वही कैंडिडेट जीतेगा। बांग्लादेश में तो आपको अभी अभी खबर मिली है शेख हसीना वाजिद की कि भले ही आवाम जो है खिलाफ हो, लेकिन कैंडिडेट जो है वही जीतेगा जिसको इंडिया चाहेगी। तो अजीत डोभाल का जो दौरा था, जो आपने भूमिका बांधी 007 की, वो इसी सब जोड़ तोड़ के लिए जो है वो गए हुए। जी 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 जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इत्तेफाक से पिछले तकरीबन 10 साल से दुनिया भर में ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो खुफिया एजेंसियों के सरबराह है ना, यही फैसले लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीन की जो बातचीत चल रही है, CIA, मोसाद और उससे मिस्र से भी खुफिया एजेंसी के हेड, सारे खुफिया वाले इकट्ठे होते हैं, यही फैसले ले रहे हैं आजकल, ऐसा लगता है। और इनको कौन चला रहा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है, कभी आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, और ये पाबंदी से लोग बहुत पसंद भी करते हैं आपका प्रोग्राम हर फ्राइडे। इसके जरिए से पड़ोसी मुल्कों की जानकारी अच्छे से मिल जाती है, क्या कुछ हो रहा है, भारत का क्या रुख है, भारत कहाँ खड़ा है, किसके सर पे हाथ है, किससे नाराज है, ये भी पता चल जाता है। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। अफगानिस्तान की कवरेज खास तौर पर इसमें रहती है, चूंकि अफगानिस्तान पर बहुत लोगों की नजर है कि आखिर तालिबान की सरकार कब तक मजबूत होगी, दुनिया उन्हें कब रिकॉग्नाइज करेगी, और वो अब अपने आप को मनवाने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।